वेलकम टू एडुविस्टा क्लासेज। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। चलो, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में हम लोग पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट देखे थे ना। पिछला जो लेक्चर था उसमें पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट देखे थे, ठीक है ना। चलो उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो उस पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखना समझना, अभी ये सब लिखा हुआ है उस पर गौर मत करना, जो यहाँ पे बस इतना दूर में जो पढ़ाएंगे ना उस पर गौर करना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, जैसे पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट हम लोग देखे थे ना। तो मान लो एक मिरर ये है, ठीक है। दूसरा जो मिरर है तुम्हारा वो ये मिरर है। देखो तो दोनों मिरर पैरेलल है कि नहीं, है ना। ये मिरर M1 और ये हो गया तुम्हारा मिरर नंबर M2। देखो तो दोनों मिरर पैरेलल है। यहाँ पे बीच में यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना। हम लोग से पूछा क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। हमसे क्या पूछा है कि कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा ना, ये बताना है। तो बताओ, अगर ये दोनों प्लेन मिरर ऐसे पैरेलल होता तो क्या हो रहा था। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रख रहे थे, ऐसे 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 रे इंटरसेक्ट करते जा रहा था ना, और कितना इमेज बन गया था, इनफाइनाइट इमेज बना था। क्लियर है ना। लेकिन जब तुम्हारा इस टाइप का क्वेश्चन देगा ना, तो इसको करने का कोई तरीका है नहीं, तुमको रे डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो ये क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे हम तो कैसे सोल्व होता है। तो देखो रे डायग्राम बनाओ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये मिरर के लिए, तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से जब तुम रे को भेजोगे तो ये रे तुम्हारा ऐसे जाएगा, और चूंकि नॉर्मली इंसिडेंस हो रहा है तो ये रिटर्न हो जाएगा इधर से। क्लियर है बात। दूसरा रे को क्या करोगे, चूंकि इमेज बनने के लिए दो रे का जरूरत पड़ता है, तो जब दूसरा रे को भेजोगे तो उसको तुम ऐसे भेजोगे ना। और जब ये वाला रे तुम्हारा ऐसे जाएगा तो देख लो यहाँ पे तुम्हारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है ना। तो ये तुम्हारा नॉर्मल है, मान लो मिरर पे ही नॉर्मल है, देख रहे हो, इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ये वाला जो तुम्हारा रे है ना वो रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे निकल जाएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन उठता है कि इमेज कैसे बनेगा। तो देखो ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को मिलेगा तो रियल में तो नहीं मिलेगा, इसको वर्चुअली मिलाना पड़ेगा। तो ये वाला जो तुम्हारा रे है उसको हम इधर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना, और इसको इधर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कट जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा क्या बना, I1। ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ना उसका इमेज यहाँ पे बना, ये वाला मिरर में M2 में। क्लियर है। अब इसी ऑब्जेक्ट का ये M1 में जब जाओगे तो वही काम, एक जो तुम्हारा रे ऑफ लाइट है वो तो ऐसे जाएगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब दूसरा रे ऑफ लाइट को भेजना पड़ेगा, तो एक को ऐसे भेजो, ठीक है ना। फिर यहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, तो ये तुम्हारा ऐसे जाएगा, और ये यहाँ जाने के बाद कैसे रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे होगा। अब ये वाला लाइन और ये वाला मिलेगा, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, कभी नहीं मिलेगा। तो ये मिलेगा कैसे, तो इसको वर्चुअली मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वर्चुअली मिलाने के लिए ये वाला लाइन को हम आगे बढ़ा दिए, ठीक है। अब ये वाला रे को और आगे बढ़ाओ ऐसे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आकर के कहीं कट कर गया ये, ठीक है ना, यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाएगा, I2। अब समझो ये वाला रे तुम्हारा इधर चला आया, ये वाला रे तुम्हारा इधर चला आया, कभी भी एक दूसरे से अभी टकराएगा। जैसे ये वाला केस याद करो, जब हम तुमको ये वाला बताए थे कि जब दो मिरर पैरेलल हो तो इसमें क्यों इनफाइनाइट इमेज बन रहा था। तो इसका रीजन ये था कि यहाँ से जो तुम्हारा रे ऐसे गया वो वापस से फिर मिरर पे टकराता था, तो जितना बार मिरर से टकराएगा उतना इमेज बनेगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ जाता था और जाने के बाद फिर टकराता था, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ ढेर सारा मतलब टकरा रहा था ना, स्ट्राइक कर रहा था। क्लियर है। लेकिन ये वाला केस में देखो सिचुएशन ये अलग है। ये वाला आएगा यहाँ से रे ऑफ लाइट, यहाँ से टकराने के बाद उधर निकल जाएगा, फिर उधर जाने के बाद ये मिरर तो आगे है नहीं तो फिर नहीं टकराएगा। उसी प्रकार ये रे ऑफ लाइट आया, इधर आया और टकराया, मतलब फिर कभी मिरर से तो नहीं टकराएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओनली कितना इमेज बनेगा, बस दो इमेज, एक इमेज यहाँ पे बनेगा और दूसरा इमेज यहाँ पे बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ओनली 2 इमेज फॉर्म। कितना इमेज फॉर्म होगा,
टू इमेज, ठीक है ना, ओनली टू इमेज फॉर्म। एक इमेज यहाँ पे बना और दूसरा इमेज यहाँ पे बना, और बाकी ये दोनों लाइन फिर से आकर के मिरर से कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये तुम्हारा फिर क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड नहीं होगा। क्लियर है ना बात? ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक और को, ये तो था तुम्हारा पैरेलल वाला काम। अब हम लोग देखते हैं कि जब तुम्हारा दो मिरर परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है। केस 2 इसका देखते हैं, केस 2। इफ टू मिरर्स आर, इफ टू मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना। जब दो मिरर तुम्हारा क्या हो, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, जैसे समझ लो बात को, ये मान लो तुम्हारा मिरर है, ठीक है, और एक मिरर तुम्हारा ये है, और दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या, कि यहाँ पे 90 डिग्री बना देगा। अब मान लो कि इसके बीच में कहीं पे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिए, यहाँ पे क्या रख दिए, ऑब्जेक्ट रख दिए। अब तुमसे पूछेगा कि कितना इमेज बनेगा, ठीक है ना। तो फिर से वही काम करेंगे हम लोग, इमेज बनाना शुरू करते हैं। तो एक रे ऑफ लाइट तुम्हारा यहाँ से ऐसे गया, जाएगा ना, मिरर से टकराएगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे। बोलोगे ऐसे ही क्यों रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है ना। तो ये वाला ऐसे थोड़ी रिफ्लेक्ट होगा, ये तो नहीं ना होगा, ये तो जैसे जाएगा वैसे ही रिटर्न हो जाएगा। दूसरा रे जो तुम्हारा जाएगा वो यहाँ से आ गया और ऐसे क्या हो गया, तुम्हारा रिफ्लेक्ट हो गया। क्लियर है ना बात? क्यों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जब नॉर्मल करोगे तो ये और ये एंगल बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से दो रे आया, अब यहाँ पे बोलेगा कि इमेज कैसे बनेगा, तो इसको आगे बढ़ाओ। आगे क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि ये दोनों रियल में तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो ये इंटरसेक्ट कैसे करेगा, तो ये जाएगा टकरा करके रिटर्न होकर के आएगा, फिर यहाँ से ये ऐसे, तो इसको वर्चुअली आगे बढ़ाओ फिर से, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा इमेज बन जाएगा। ये क्या बन गया तुम्हारा, पहला इमेज। अब ये वाला ऑब्जेक्ट से देखो, इसका इस मिरर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लो ये तुम्हारा मिरर 1 है और यह है तुम्हारा मिरर 2, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर रे पहले जाएगा, ठीक है ना। किसी भी तरह का रे ले सकते हो, बस परपेंडिकुलर लेने में क्या होता है ना, कि बनाने में मतलब थोड़ा आसान हो जाता है, इसीलिए अधिकतर बार परपेंडिकुलर हम ले रहे हैं, ठीक है ना। तुम्हारा मन एक रे ऐसे भेजो, एक रे ऐसे भेजो, ठीक है ना, तो फिर भी बन जाएगा। यहाँ पे आएगा तो रिटर्न होने के बाद ऐसे, तो फिर यहाँ से भेजोगे ऐसे, तो फिर यहीं पे बनाएगा, ठीक है ना। तो तुम्हारा जैसे मन करता है वैसे बना सकते हो। क्लियर है बात? अब समझना बात को कि एक रे तो ऐसे आया, जो इसका दूसरा रे होगा ना, वो तुम्हारा यहाँ से जाएगा ऐसे गया, कोई भी रे हम भेज दिए। अब यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल आई तो उतना ही एंगल का आर इधर बनेगा ना, तो ये फिर ऐसे निकल जाएगा। क्लियर है ना। तो इसका इमेज कहाँ पे बन जाएगा, तो इसका इमेज, इसको आगे बढ़ाओ और इसको आगे बढ़ाओ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कट कर गया दोनों, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कट कर गया तो ये तुम्हारा I2 बन गया। अब क्वेश्चन उठता है कि ठीक है, अब और इमेज बनेगा कि नहीं, ठीक है ना। तो उसको देख लो। उसके लिए देखना, ये वाला ब्लैक वाला केस देखना, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखो दो इमेज तो बन गया, अब और बनेगा कि नहीं, तो देखो यहाँ से भी तो रे जा सकता है ना। तो देखो एक रे को हम यहाँ से ऐसे भेजते हैं, ठीक है ना। और जब ये ऐसे भेजेंगे ना, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे निकलेगा ये रे। क्लियर है बात? फिर एक रे को तुम ऐसे भेजो, ठीक है ना, और फिर ये कहाँ से निकलेगा, ऐसे निकलेगा। क्लियर है ना। अब देखो दोनों रे आया ऐसे गया, एक रे ऐसे भेजे तो ये ऐसे आया और ऐसे गया। अब ये दोनों तुम्हारा इमेज बनाएगा कि नहीं, तो देखो ये इमेज बनाता है तुम्हारा, ठीक है ना। दो रे ऑफ लाइट है तो इधर आने पे तो टच करेगा ना, इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ मिलेगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा। क्लियर है ना।
समझना बात को। एक रे ऑफ लाइट को हम ऐसे भेजे तो ये इधर गया, इधर ऐसे गया, ठीक है ना। अब क्या होता है कि इसको तुम आगे बढ़ाओ, ये जो ब्लैक वाला है तो इसको तुम आगे बढ़ाओगे तो देखो यहाँ से कुछ टेंड करके ऐसे गया तो ये तुम्हारा आएगा और यहाँ पे मिल जाएगा ऐसे। उसी प्रकार ये वाला आएगा और यहाँ पे मिल जाएगा ऐसे। क्लियर है ना। अब देखो दो रे यहाँ पे कट किया, ठीक है ना, और इसको तुम ऐसे आगे बढ़ा दो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा I3 फॉर्म हो गया। देखो रियल में इस केस में 4 इमेज बनता है। कितना इमेज बनता है? 4 इमेज बनता है। लेकिन ये इसका जो इमेज होता है ना, इसका इमेज जो तुम्हारा मिरर 2 के वजह से बनता है वो यहाँ पे बनता है। I2 का जो इसके वजह से बनता है वो भी यहाँ पे बनता है। दोनों मिरर यहाँ पे क्या होता है ना कि ओवरलैप कर जाता है, जिसके वजह से हम लोग को सिर्फ एक ही इमेज दिखता है। कितना इमेज दिखता है? बस एक ही। रीजन क्या है? तो ये जो I1 है उसका इमेज यहाँ पे बन गया, मतलब I1 का इमेज अगर मिरर 1 से देखोगे तब तो यहाँ बना, लेकिन I1 का इमेज अगर तुम मिरर 2 से देखोगे तो देखो ये मिरर को आगे बढ़ाने पे यहाँ पे इमेज बना देगा। क्लियर है ना। तो I1 का इमेज भी यहाँ, ये जो तुम्हारा I2 है, ये मिरर को अगर तुम आगे ऐसे बढ़ा दोगे, देखो समझना बात को, ये वाला ऐसे आगे बढ़ा दोगे, ठीक है ना। उसी प्रकार ये मिरर को आगे बढ़ाओगे तो ये I1 का इमेज यहाँ, ये मिरर को आगे बढ़ाओगे तो I2 का इमेज फिर यहाँ इस मिरर से। नहीं समझे? फिर से सुनो। ये तुम्हारा M2 है, ये क्या है तुम्हारा M2। अब देखो I1 का इमेज ये मिरर से तो यहाँ बन गया, I1 का इस मिरर से इमेज कहाँ पे बनेगा? तो देखो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है ना, तो इसका ठीक यहाँ पे परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार I2 का इस मिरर से देखोगे तो यहाँ पे बन गया, और I2 का अगर तुम ये मिरर से देखोगे तो ये जो डिस्टेंस है उतना दूरी पे ये होता क्या है ना कि इसके वजह से जो मिरर 2 के वजह से I1 का जो बनता है और I2 का जो मिरर 1 के वजह से बनता है ना, दोनों यहाँ पे ओवरलैप कर जाता है, ठीक है ना। तो नॉर्मल के केस में कितना इमेज बना? तो बस देख लो, एक इमेज यहाँ पे बना, एक इमेज यहाँ पे बना और एक इमेज यहाँ पे बना। देखो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट ही दे करके देगा, ठीक है ना। पहला इमेज यहाँ, दूसरा इमेज यहाँ, तीसरा इमेज यहाँ। देखो कचरा हो गया, थोड़ा सा समझना, फिर से समझना। देखो जैसे ये था तुम्हारा ऑब्जेक्ट था, एक रे को हम ऐसे भेजे, टकरा करके रिटर्न हो गया। दूसरा तुम्हारा ऐसे गया, इसको आगे बढ़ाएं, यहाँ पे इमेज बना। फिर तुम्हारा क्या हुआ गया कि ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, मिरर पे ऐसे भेजे, टकराए और रिटर्न हो गया, ठीक है ना। फिर क्या हुआ कि ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ऐसे गया तो इसको आगे इधर बढ़ा दिए, इसको आगे इधर बढ़ा दिए, तो यहाँ पे I1 एक और इमेज बन गया। अब देखो एक इमेज यहाँ से तुम ऐसे करके, तो तुम लोग का देखो एक क्वेश्चन उठना चाहिए, इसको यहाँ से भेजे ये रिटर्न, यहाँ से भेजे ये रिटर्न, आगे बढ़ाने पे यहाँ पे इमेज। तुम लोग क्वेश्चन ये उठना चाहिए ना कि सर तो ऐसा ये जो ब्लैक वाला जो रे है वैसा तो ढेर सारा लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं ना, यहाँ से ऐसे भेजेंगे, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, फिर आएगा, फिर यहाँ पे इमेज बनना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल सही है। होता क्या है ना कि यहाँ से तुम अगर रे ऑफ लाइट भेजोगे ना तो ऐसे जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से लाओगे ऐसे। इसको आगे बढ़ाने पे होता क्या है ना कि हर केस में यहीं पे इमेज बन जाता है। समझे बात को? इसको आगे बढ़ाने पे हर केस में इमेज कहाँ पे बन जाएगा? यहीं पे बन जाएगा। कहाँ पे? I3 के पास। अरे क्लियर है बात? ठीक है ना। तो इसमें तुम्हारा जब तुम्हारा 2 मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो कितना इमेज फॉर्म होगा? 3 इमेज ना, 3 इमेज विल बी फॉर्म। कितना इमेज फॉर्म होगा? 3 इमेज, ठीक है ना। एक यहाँ, हाँ नहीं दिख रहा, ये वाला नहीं दिख रहा, ये पूरे नहीं दिख रहा, बिल भी नहीं दिख रहा, ई दिख रहा है ना, तो यहाँ पे फॉर्म। क्लियर है ना। मतलब क्या समझ में आया तुम्हारा कि जब 2 मिरर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो ना तो कितना इमेज फॉर्म होता है? 3 इमेज फॉर्म होता है। कितना इमेज? 3 इमेज। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना। देखो यहाँ से एक पॉइंट तुम और नोटिस कर सकते हो कि देखो ये वाला जो तुम्हारा ट्रायंगल है, यहाँ पे देखो ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ये है, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ये है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो वाला डिस्टेंस ये है। तो देखो होता क्या है, एक थ्योरम है, 9th में पढ़े होगे कि जैसे अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से अगर मान लो 3 पॉइंट हम लिए, एक पॉइंट ये, 2 और 3,
ठीक है ना। अगर इसका भी डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, इसका भी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर और इसका भी 5 सेंटीमीटर, तो इससे तुम क्या कर सकते हो ना, देखो ये तुम्हारा सेंटर के जैसा बिहेव कर रहा है और ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ये तुम्हारा रेडियस के जैसा बिहेव कर रहा है। तो होता क्या है ना कि इसको मिला करके तुम क्या बना सकते हो, सर्कल बना सकते हो। क्या बना सकते हो, इसको मिला करके तुम क्या बना सकते हो, सर्कल। लेकिन 2 पॉइंट नहीं, कितना पॉइंट, 3 पॉइंट ऐसा ऐसा होना चाहिए जिसका बराबर डिस्टेंस होना चाहिए। तो देखो, तो अगर इसको हम सेंटर मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, सेंटर, पहले वो वाला स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो अगर तुम इसको सेंटर मानोगे, ठीक है ना, तो यहां से देखो तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, यहां से ये वाला डिस्टेंस जो ब्लू 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 होगा, जो देखना, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, बताओ तो ये चारों डिस्टेंस इक्वल नहीं है, ठीक है ना। और थ्योरम बोलता है कि अगर कोई पॉइंट से अगर 3 डिस्टेंस बराबर बराबर इक्वल का मिल गया तो वहां से तुम सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। तो यहां से हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, आसानी से कर सकते हैं। तो देखो ये जो तुम्हारा फिगर है ना, इसका हम बस जो रिजल्ट आया है ना उसको करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होगे तुम लोग, चलो देखो अब इसका समझना कैसे होता है। देखे थे ना हम लोग का इमेज कैसे बन रहा था, ये था तुम्हारा M2, ये था तुम्हारा M1, ठीक है ना। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखे थे, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, पीछे वाला में देख लेना, ठीक है ना। एक तुम्हारा ये था तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ये क्या था, ऑब्जेक्ट, और जो तुम्हारा इमेज बन रहा था यहाँ पे I1 था, यहाँ पे I3 था और यहाँ पे क्या था तुम्हारा I2, ऐसी इमेज बना था ना। अब देखो तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस जो ब्लैक से जा रहा है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, देखो ये स्क्वायर बना दे रहा है नहीं, तो स्क्वायर का चारों ये वाला जो होता है तुम्हारा बाइसेक्ट करता है ना, तो ये डिस्टेंस, ये सब इक्वल होगा ना। तो हम लोग का थ्योरम क्या बोलता है कि अगर 3 पॉइंट, कोई पॉइंट से अगर सेम डिस्टेंस पे हैं तो उसको मिला करके तुम सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। तो बताओ इसको मिला करके हम सर्कल नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। और याद रखना यही चल करके आगे क्या बन जाएगा तुम्हारा, सर्कुलर कॉन्सेप्ट बनेगा, यही आगे चल के क्या बन जाएगा तुम्हारा, सर्कुलर कॉन्सेप्ट। यहां से हम लोग को क्या पता चल रहा है, तो ये पता चला है ना कि देखो जितना भी ऑब्जेक्ट, जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, समझना बात को, जब दो तुम्हारा प्लेन मिरर क्या हो, इनक्लाइन हो, तो जो तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट होता है और जितना भी इमेज है, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज है ना, ये सब तुम्हारा क्या कर रहा है, एक सर्कल पे लाई कर रहा है। क्या कर रहा है, एक सर्कल पे लाई कर रहा है। क्लियर है ना बात। अरे यहाँ से चारों पॉइंट का डिस्टेंस सेम है ना, और 3 पॉइंट अगर सेम डिस्टेंस पे होता है तब तो तुम सर्कल बना सकते हो। यहाँ पे तो 4 पॉइंट सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। और जैसे ही सर्कल बन जाएगा तो हम लोग को क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, तो ये समझ में आया कि देखो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये भी कहाँ पे है, सर्कल पे ही लाई कर रहा है ना। ये तुम्हारा इमेज, ये भी कहाँ पे है, सर्कल पे ही लाई कर रहा है। ये तुम्हारा I3 है, ये भी कहाँ पे है, सर्कल पे है, ये भी कहाँ है, सर्कल पे। तो क्या समझ में आया कि जब दो तुम्हारा प्लेन मिरर अगर इंक्लाइन हो ना, तो जो तुम्हारा इमेज होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक सर्कल पे लाई करता है। क्लियर है ना बात, ठीक है। इसको याद रखना, आगे चल के इसको सर्कुलर कॉन्सेप्ट से रिलेट करेंगे, ठीक है ना, फिर वहां पे नहीं समझाएंगे। चलो, ये क्या समझ में आया हम लोग को कि अगर 2 मिरर तुम्हारा क्या हो, परपेंडिकुलर हो, क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो कितना इमेज, 3 इमेज, कितना इमेज, 3 इमेज, ठीक है ना, 3 इमेज फॉर्म करता है, ठीक है ना। चलो इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे पैरेलल वाला किए थे ना उसी प्रकार। जैसे मान लो ये तुम्हारा कोई क्या है, मिरर है, ठीक है ना, और
देख लेना, ठीक है ना। ये मान लो मिरर 1 है और ये क्या है तुम्हारा मिरर 2। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। ट्राई करोगे तुम लोग, ट्राई करो जल्दी वीडियो पॉज करके, ठीक कर रहे हैं ना, कर लिए होगे। देखो कितना इमेज बनेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन कितने क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म। मतलब ये कि जब तुम्हारा ऐसा सिचुएशन है तो कितना नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होगा, ठीक है ना, अच्छे समझना। अब देखो इसका जब तुम डायग्राम बनाने जाओगे तो एक लाइन तो ऐसे पैरेलल भेजोगे, टकराएगा रिटर्न, ठीक है ना। दूसरा ऐसे भेजोगे, ये टकराएगा रिटर्न, ठीक है ना। इमेज बनाने के लिए इसको आगे बढ़ाओगे, फिर इसको आगे बढ़ाओगे ना, तो यहाँ पे तुम्हारा इमेज I1 बना। क्लियर है। उसी प्रकार इसमें भेजो, ऐसे गया आया, ठीक है ना, यहाँ से गया टकरा के आया, नॉर्मली इंसिडेंस हो रहा है। यहाँ से ऐसे गया फिर ऐसे गया, ठीक है ना। इसको आगे बढ़ाओ यहाँ तक, इसको आगे बढ़ाओ यहाँ तक, ये तुम्हारा क्या बन गया I2। अब बताओ ये दोनों रे कभी भी फिर से आके मिरर से टकराएगा? अरे ये दोनों जो तुम्हारा रे है कभी भी फिर से आकर के मिरर से टकराएगा? नहीं ना टकराएगा। ये तुम्हारा कभी भी मिरर से आकर के वापस नहीं टकराएगा। तो जब नहीं टकराएगा तो यहाँ पे अब इधर तो अगर रे भेजोगे तो इधर तो मिरर है नहीं। अगर ये दोनों तुम्हारा एग्जैक्ट ऐसे परपेंडिकुलर होता था तब तो आकर के यहाँ पे रे टकराता था और फिर आकर के यहाँ पे एक और इमेज बनता था। लेकिन ये वाला केस में देखो तो इधर जाएगा तो कहीं भी मिरर से टकराएगा? नहीं टकराएगा। इधर कहीं भी नहीं ना टकराएगा, तो इधर नहीं टकराएगा तो इधर अब इमेज फॉर्म नहीं होगा। तो पूछेगा कि इस केस में तुम्हारा कितना इमेज फॉर्म होगा? तो देखो एक इमेज यहाँ और दूसरा इमेज यहाँ, तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना? 2 इमेज फॉर्म। कितना इमेज फॉर्म होगा? 2 इमेज फॉर्म्ड, ठीक है ना। कितना इमेज फॉर्म होगा? 2 इमेज फॉर्म होगा। क्लियर है ना बात? क्या ये नहीं दिख रहा है? ठीक है ना। यहाँ पे कितना इमेज फॉर्म होगा? 2 इमेज। क्लियर है ना? ठीक है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका भी और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्लियर है। चलो अब देखो, अब बहुत भयानक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। समझना यहाँ से अच्छे से, ठीक है ना, हर एक पॉइंट को समझना। देखो हम लोग का जो पहला कॉन्सेप्ट था, हम बोले थे ना कि नंबर ऑफ इमेज बनाने का 3 तरीका हम बताएंगे। एक रे डायग्राम से, दूसरा तुम्हारा सर्कुलर कॉन्सेप्ट से, और तीसरा किससे था? तुम्हारा फॉर्मूला से, ठीक है ना। तो फॉर्मूला का बाद हम बात में करेंगे, ठीक है ना। पहले देखो ये बताने का, अगर फॉर्मूला से भी हम बनाए ना तो मतलब लगभग सारा क्वेश्चन तुम लोग का बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये बताने के पीछे रीजन ये है कि तुम लोग कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक है ना। फॉर्मूला से भी जब बताएंगे तो सारा कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या है? दूसरा तरीका है, क्या? सर्कुलर कॉन्सेप्ट। ये समझ लो तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र है। कभी कभी फॉर्मूला भी क्या हो जाता है तुम्हारा? फंस जाता है, ठीक है ना। वहां पे इसको लगाना, समझ रहे हो ना। ये तुम लोग के लिए क्या है? ब्रह्मास्त्र है, ठीक है ना। अगर फॉर्मूला से भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, रे डायग्राम तो मतलब थोड़ा सा वो इनक्लाइन होगा तो तुम्हारा फिर कंफ्यूज कर जाओगे रे डायग्राम बनाने में, ठीक है ना। तो ये जो तुम्हारा सर्कुलर कॉन्सेप्ट है ये तुम्हारा हर केस में अप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो देखो इसको समझने के लिए हम क्या किए ना कि पूरा सर्कुलर कॉन्सेप्ट को 4 स्टेप में तोड़े हैं। कितना स्टेप में? 4 स्टेप में तोड़ दिए हैं। स्टेप नंबर 1 समझना, तो हम लोग यहाँ से देखो एक फिगर बनाए हैं, इसके थ्रू समझते चलेंगे। स्टेप नंबर 1 हम लोग का क्या बोलता है कि ऑल इमेजेज फॉर्म्ड बाय 2 इनक्लाइन प्लेन। मतलब ये कि जो तुम्हारा इनक्लाइन प्लेन है ना उसके द्वारा बना हुआ जितना भी इमेज होगा एंड ऑब्जेक्ट, मतलब क्या कि 2 इनक्लाइन प्लेन जब तुम रखे हो ना तो जितना भी इमेज फॉर्म होगा और जितना भी तुम्हारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। ऑल लाई ऑन ए क्या? सर्किल, यानी सब क्या होगा तुम्हारा? एक सर्कल पे लाई करेगा। क्या करेगा? सब एक सर्कल पे लाई करेगा, जिसका सेंटर भी तो होगा ना। तो देखो इसके लिए सेंटर के बारे में क्या बोला है? सेंटर के बारे में बोला कि सेंटर विल बी इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मिरर। मतलब समझ में आया? मतलब क्या है कि जब 2 इनक्लाइन प्लेन है ना,
ठीक है। तो उससे इमेज भी बनेगा, कहीं ना कहीं तुम ऑब्जेक्ट भी रखोगे, तो ऑब्जेक्ट रखोगे और जो इमेज फॉर्म होगा सब एक सर्कल पे लाई करेगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन होता है कि उस सर्कल का सेंटर क्या होगा। तो जैसे मान लो ये मिरर 1 है और ये मिरर 2 है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आकर के दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे कर रहा है ना, तो ये इसका सेंटर होगा। मान लो यहाँ पे तुम ऑब्जेक्ट रखे हो तो इसका इमेज यहाँ 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 यहाँ, मतलब एक सर्कल बनाओगे ना, उसी पे इस पे के द्वारा बना हुआ सारा इमेज ऑब्जेक्ट लाई करेगा और इसका सेंटर दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। ये बोलता है हम लोग का पहला पॉइंट। देखो फिगर से भी समझते हैं। अभी हम लोग कुछ देर पहले नॉर्मल वाला केस पढ़े थे, तो नॉर्मल वाला केस में देख रहे थे ना, यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट रखे थे तो एक इमेज यहाँ पे, दूसरा इमेज यहाँ पे और तीसरा इमेज यहाँ पे, तीनों सबका डिस्टेंस सेम था। और थ्योरम बोलता है कि अगर 3 डिस्टेंस सेम है तो तुम सर्किल बना सकते हो। तो यहाँ पे तो 4 को सेम है तो सर्किल आसानी से बन जाएगा। क्लियर है ना। अब देखो ये सारा बात देखो, तो जितना भी ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये इमेज है और ये इमेज है, देखो तो एक सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है ना। बोला क्या कि जिसका सेंटर होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो देखो ये मिरर है और ये मिरर है, तो ये हो जाएगा इस सर्कल का सेंटर। अरे क्लियर है ना, पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट क्या बोला, जो समझो, जैसे देखो अगर ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, मान लो कि ये मिरर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो दूसरा पॉइंट हम लोग का क्या बोलता है ना कि लोकेशन ऑफ इमेज इज सच दैट एंगल बिटवीन मिरर एंड इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू द, मतलब सीधा समझो क्या बोला कि जो तुम्हारा इमेज होता है ना उसका लोकेशन इस ढंग से होता है ना कि जितना एंगल तुम्हारा मिरर के साथ, किसके साथ, मिरर के साथ ऑब्जेक्ट जितना एंगल बनाएगा ना उतना ही एंगल तुम्हारा इमेज बनाएगा मिरर के साथ। तो अगर ये वाला एंगल तुम मान लो 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री, तो जो तुम इमेज से यहाँ पे ऐसे बनाओगे ना, इसका जो लोकेशन इस प्रकार से होगा ना कि यहाँ पर भी कितना एंगल बनाएगा 30 डिग्री। समझ में आया। अरे समझना क्या, जितना एंगल पे ही तुम्हारा ये होगा ना ऑब्जेक्ट, उतना ही एंगल पे कौन होगा, इमेज होगा। क्लियर है ना बात, ठीक है। चलो ये था तुम्हारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि इफ एंगल फॉर एनी वन मिरर इज 180 डिग्री। अच्छा ये बताओ, अगर ये मिरर है तुम्हारा, ठीक है ना, ये क्या है, मिरर है, और कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारा, अच्छा बताओ इनफाइनाइट इमेज क्यों बन रहा था, इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट रखे थे नहीं ना, ऑब्जेक्ट तो एक ही था। हो क्या रहा था कि जो ऑब्जेक्ट हम रखे उसका इमेज, फिर जो इमेज था वो ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव किया, फिर उसका इमेज, फिर उसका इमेज, फिर उसका इमेज, ऐसे बनते जा रहा था ना। तो यहाँ पे समझना बात को। अच्छा ये बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट को मिरर के पीछे रख दे तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, नहीं बनेगा। तो होगा क्या कि ये जो एंगल है ना तुम्हारा, ये मान लो मिरर है, ये एंगल है, अगर घूमते 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 तुम्हारा ये 180 डिग्री क्रॉस कर गया, तो 180 डिग्री जैसे ही क्रॉस करेगा, बताओ यहाँ से यहाँ तक का एंगल 180 डिग्री, जैसे ही तुम्हारा 180 डिग्री क्रॉस किया, ठीक है ना, तो बताओ तो ये मिरर के पीछे आ जाएगा ना। और जब मिरर के पीछे आ जाएगा तो फिर इमेज बनेगा, नहीं बनेगा। तो वही तुम्हारा तीसरा पॉइंट में बोला है कि इफ एंगल फॉर एनी वन मिरर, देख रहे हो ना, ये अगर यहाँ पे मान लो कोई इमेज यहाँ पे बन गया, अभी इसका वापस से मिरर से रिफ्लेक्शन होगा नहीं, इसका तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है ना, ठीक है। तो देखो तीसरा पॉइंट क्या बोला कि इफ एंगल फॉर एनी वन मिरर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180 डिग्री तो फर्दर इमेज विल बी नॉट फॉर्म। इसका क्या मतलब हो गया, तो इसका मतलब ये है कि जब तुम्हारा ये 180 डिग्री घूम जाएगा, अरे कोई भी चीज़ है 180 डिग्री टर्न ले लिया, जैसे ये स्केच है, अगर इसको हम 180 डिग्री घुमा देंगे तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा ना, और जैसे ही 180 डिग्री आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना, तो जस्ट अपोजिट आ जाएगा, मतलब मिरर के पीछे आ जाएगा। और जब मिरर के पीछे आ जाएगा तो इसका इमेज फॉर्म्ड नहीं होगा, ठीक है ना। स्टेप 4 देखो, स्टेप 4 तुम लोग को मतलब क्वेश्चन बनाते समय समझाएंगे, अभी समझ में नहीं आएगा। क्लियर है ना इतना बात, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है। जैसे देखो समझना बात को कि ये तुम्हारा 2 इनक्लाइन मिरर है, ठीक है ना। एक मान लेते हैं M1, जब इसके लिए हम डिफाइन कर लेंगे तो नॉर्मल वाला केस तो खुद ब खुद डिफाइन हो जाएगा। क्लियर है। ये मान लो तुम्हारा M1 है और ये क्या है तुम्हारा M2 मिरर है, क्या है M2 मिरर है। क्लियर है ना बात। अब समझना बात को, जैसे देखो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। तो देखो कभी भी इस मेथड से अगर क्वेश्चन बनाओ ना तो इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, तो सबसे पहले क्या करो कि तुम जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना उसको, मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको
ऐसे क्या करो, एक सर्कल पे ले आओ, पहले क्या करो, उसको एक सर्कल पे ले आओ। तो देखो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे हैं ना, तो यहाँ से एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दिए। क्लियर है बात? अब देखो, तो पहला हम लोग का जो नोट पॉइंट था कि जितना भी इमेज और ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कल पे लाई करता है। तो देखो, तो ऑब्जेक्ट को हम सर्कल पे लाई करवा दिए। अब दूसरा काम क्या करना है कि जो तुम्हारा इमेज होगा उसको सर्कल पे लाना है। तो समझना बात को। और सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि जितना तुम्हारा मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का जो एंगल होगा ना, उतना ही ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का एंगल होगा। ठीक है ना? तो देखना, समझना, अगर ये वाला एंगल तुम्हारा अल्फा है, ये वाला एंगल कितना है तुम्हारा, अल्फा है, तो अगर हम तुमसे ये पूछें कि यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कितना है, ये वाला एंगल तुम्हारा अल्फा है ना, ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक, देखो ये जो ब्लू वाला है इसको ब्लैक कर देते हैं हम, ज़्यादा दिखेगा। ये जो ब्लैक वाला एंगल है नीचे वाला जिसमें एरो लगा हुआ है, ठीक है ना, तो वो वाला एंगल कितना है, अल्फा है। अब देखो, ये तुम्हारा मिरर, ये ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का एंगल अल्फा, तो मिरर और तुम्हारा जो इमेज होगा उसके बीच का एंगल भी कितना, अल्फा। तो यहाँ से अल्फा एंगल पे हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे। और ये जो तुम्हारा इमेज है, समझना बात को, ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है यहाँ से कितना एंगल पे होगा, ये वाला, तो ये वाला होगा तुम्हारा अल्फा एंगल पे। कितना एंगल पे, अल्फा। ये वाला एंगल अल्फा, तो ये भी कितना, अल्फा। और यहाँ पे तुम्हारा पहला इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है ना? यहाँ से अल्फा एंगल पे, तो ये भी कितना एंगल पे, अरे वैसे ही जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा था उसी प्रकार है। उसी प्रकार देखो, ये तुम्हारा बीटा है, क्या है, बीटा। तो बताओ, ये तुम्हारा मिरर और ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट, तो मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का एंगल कितना, बीटा। तो मिरर और इमेज के बीच का भी एंगल कितना, बीटा ही होना चाहिए। तो यहाँ से फिर से लाइन ड्रॉ करो ऐसे, कितना एंगल पे। तो पूछेगा कि ये वाला एंगल कितना है, तो ये वाला एंगल तुम कितना बताओगे, ये एंगल बताओगे बीटा। ठीक है ना? और ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, उसका ये वाला मिरर में कहाँ पे बन जाएगा इमेज, यहाँ पे। क्लियर है ना? और ये जो तुम्हारा इमेज बनेगा ये हो जाएगा तुम्हारा I2। अरे बोलो, क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारा बीटा है, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का एंगल बीटा। तो मिरर और ये तुम्हारा मिरर और इमेज के बीच का एंगल भी कितना होना चाहिए, बीटा ही होना चाहिए। तो ये बीटा, तो ये भी बीटा। और इस ऑब्जेक्ट का मिरर 2 से जो इमेज बना यहाँ बना, इस ऑब्जेक्ट का मिरर 1 से जो इमेज बना यहाँ। अब क्वेश्चन उठता है कि सर यहीं पे रुक जाएगा, नहीं और आगे बढ़ेगा। ठीक है ना? अब देखो, जैसे हम तुमसे ये पूछे कि ये मिरर है, अब ये जो तुम्हारा इमेज बना, समझना बात को, ये जो तुम्हारा इमेज बना, ये वाला ये वाला जो तुम्हारा इमेज बना, ये वाला मिरर के लिए, M2 के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा। मान लो कि बीच में ये मिरर नहीं है, तो यहाँ पे जो इमेज बना वो अब इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो देखो, यहाँ से ये तुम्हारा हो गया क्या, मिरर, और ये अब ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल हम लोग देख लें, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, तो देखो अल्फा अल्फा बीटा, यानी 2 अल्फा प्लस बीटा। तो बताओ, मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना, 2 अल्फा प्लस बीटा ना, कितना, 2 अल्फा प्लस बीटा। तो ये क्या करेगा ना कि ये वाला मिरर से इमेज इस साइड में कितना एंगल पे होगा, 2 अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से क्या करो ना तुम कि 2 अल्फा प्लस बीटा काउंट कर लो। ठीक है? और वहाँ से फिर इमेज बना दो ऐसे। अरे क्लियर है? 2 अल्फा प्लस बीटा क्यों? क्योंकि देखो, ये मिरर और ये अब ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा, तो अल्फा एंगल यहाँ, अल्फा एंगल यहाँ, 2 अल्फा प्लस बीटा। तो ये वाला जो मिरर है उससे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना, 2 अल्फा प्लस बीटा। तो इमेज का भी एंगल कितना, 2 अल्फा प्लस बीटा। कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे तुम्हारा इमेज नंबर 3 बनेगा। क्या बनेगा, इमेज नंबर 3। और इसका ये वाला कितना होगा, यहाँ पे लिखे, ज़्यादा क्लियर होगा। ये है तुम्हारा 2 अल्फा प्लस बीटा पे। ठीक है ना? इसको पूछेंगे कि ये कितना पे है, तो ये बीटा एंगल पे है। ठीक है ना? अब उसी प्रकार देखो, ये जो I2 है, समझना बात को, ये जो तुम्हारा I2 है उसके साथ भी तो ये मिरर इमेज बनाएगा ना। तो समझना यहाँ से कितना एंगल है, ये बीटा, समझना ये वाला एंगल कितना, बीटा। फिर ये वाला भी बीटा, तो 2 बीटा और प्लस ये क्या, अल्फा। तो यहाँ से जब तुम यहाँ तक के आगे बढ़ोगे ना, अरे ये भी जो इमेज बना ये अब ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा, किसके लिए, M1 मिरर के लिए। तो यहाँ से जो यहाँ तक का जो तुम्हारा एंगल है, इसको क्या बोलेंगे हम,
क्या बोलेंगे, बीटा, ये वाला बीटा है ना, बीटा बीटा अल्फा, मिरर तक पहुंच गए, बस मिरर तक पहुंचना है, बीटा बीटा अल्फा, तो 2 बीटा प्लस क्या हो गया है, अल्फा, ये हो गया तुम्हारा 2 बीटा प्लस अल्फा, कचरा हो गया क्या। तो उसके बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सब चीज़। ये जो तुम्हारा इमेज बना कितना एंगल पे बना, ये इमेज कितना एंगल पे, अल्फा पे है ना, तो जो तुम्हारा ये वाला बन गया तुम्हारा 2 बीटा प्लस अल्फा ना, 2 बीटा प्लस अल्फा, ठीक है ना। तो ये जो मिरर है 2 बीटा प्लस अल्फा पे फिर से इमेज बना देगा अपना, ऐसे आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, और 2 बीटा प्लस अल्फा यहाँ पे, ये बन जाएगा तुम्हारा इमेज नंबर 4, ठीक है ना। कितना एंगल पे, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका अगर करोगे तो 2 बीटा प्लस अल्फा, कोई दिक्कत नहीं ना। उसी प्रकार ये तुम्हारा एंगल क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। उम्मीद करते हैं जो समझाना चाह रहे हैं समझ में आ रहे हो। बस समझना क्या है, जितना भी तुम्हारा इमेज ऑब्जेक्ट है सब सर्कल पे लाई करेगा। दूसरा बात क्या समझना है, तो दूसरा बात ये समझना है कि जो तुम्हारा मिरर से ऑब्जेक्ट का जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल पे तुम्हारा इमेज भी बनेगा मिरर से, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है बात, बस ये दो बात करते चलो, इमेज बनाते चलो। तो चूंकि यहाँ पे अल्फा बीटा लिए हैं तो एंगल का कोई लिमिटेशन नहीं है ना, तो यहाँ पे जब एंगल का तुम्हारा लिमिटेशन नहीं है तो इसी प्रकार से तुम्हारा इनफाइनाइट इमेज क्या होते चला जाएगा, बनते चला जाएगा। क्लियर है ना। तो देखो इस मेथड से बनाने में देखो कितना कचरा हो गया ना, बहुत ज़्यादा कचरा हो गया और इसमें प्रॉब्लम भी आ जाएगा तुम्हारा। तो देखो इसके लिए बहुत आसान तरीका है, बहुत 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 आसान तरीका है, जिसको समझो, ठीक है ना। बहुत इजी मेथड से इसको सोल्व करते हैं हम, इजी मेथड, ठीक है ना। जब तुम ऐसे बनाने जाओगे ना तो 1-2 इमेज बनाओगे और बहुत ज़्यादा कचरा हो जाएगा, फिर कुछ कर नहीं पाओगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखो कुछ नहीं करो, ये तुम्हारा M1 है और ये क्या है तुम्हारा M2 है, तो करो क्या कि यहाँ पे M1 लिखो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करोगे, M1 लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, M2 लिखोगे। क्लियर है। अब बताओ M1 के साथ ये ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है, तो M1 के साथ ये अल्फा ही एंगल बना रहा था ना, तो यहाँ पे अल्फा लिखो, क्या लिखो, अल्फा लिखो। M2 के साथ कितना एंगल बना रहा था, बीटा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बीटा। समझना, ये तरीका सीख जाओ, सब भूल जाओ, ये सीख जाओ, ठीक है ना। सब भूल जाओ, ये सीख जाओ, सब बन जाएगा तुमसे, ठीक है ना। ये M1 के साथ कितना एंगल अल्फा, M2 के साथ कितना एंगल बीटा। क्लियर है बात। अब समझो बात को। अब यहां से तुमको क्या करना है, ये डायग्राम देखना ही नहीं है, ये डायग्राम तुमको देखना ही नहीं है, ये अल्फा और ये बीटा, बस इतना। अब क्या करो, यहां से ऐसे क्रॉस कर दो, क्या कर दो, ऐसे क्रॉस कर दो। अब समझो यहां पर ये वाला जो एंगल होता है ना, दोनों मिरर के बीच का एंगल होता है, ठीक है ना। तो बताओ मिरर के बीच का एंगल ऑब्जेक्ट से अल्फा और फिर बीटा, तो दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे बस अल्फा प्लस बीटा लिख दो। अरे क्लियर है इतना ना, ठीक है। तो ये तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा क्यों लिखे, तो ये तो तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा है, ये मिरर के बीच का एंगल है, क्या तुम्हारा मिरर के बीच का एंगल है। ये अल्फा क्या है तुम्हारा, तो मिरर और यानी पहला मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का एंगल है, ये दूसरा मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का एंगल है, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना, देखो बस ऐड करते जाओ, अल्फा प्लस अल्फा, 2 अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 अल्फा प्लस बीटा। उसी प्रकार इधर आओ, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस कितना 2 बीटा। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो तो मिरर M2 जो था उसमें कहाँ कहाँ इमेज बन रहा था, एक बीटा पे और दूसरा 2 अल्फा प्लस बीटा पे। देखो तो 2 अल्फा प्लस बीटा पे बन रहा था ना। अब देखो इसके आगे भी हम मिरर बता सकते हैं, जैसे अगर करना चाहोगे, बहुत ज़्यादा कचरा हो गया इसीलिए इस पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या करो ना कि देखो आएगा वही, तुम लोग घर पे ट्राई करना उसको। ये जो मेथड है तुम्हारा, इसको आगे बढ़ाते चलो। तो यहाँ पे तुम हमेशा ये वाला लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा, क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा। अब पूछेगा कि यहाँ पे कितना, तो जोड़ो, देखो ये अल्फा यहाँ पे कितना, ठीक है ना। तो उसके लिए ऐसे तिरछा जोड़ते हैं, ठीक है ना, इसको याद रखना। तो ये अल्फा है, ये अल्फा कितना हो गया 2 अल्फा और 2 बीटा, अल्फा अल्फा को जोड़ो, अल्फा अल्फा कितना अल्फा 2 अल्फा, बीटा बीटा को जोड़ो 2 बीटा और बीटा कितना हो गया 3 बीटा। इसका मतलब ये है ना कि इसके बाद ये आगे इमेज कहाँ पे बनाएगा, M2 पे अगला इमेज फिर कहाँ पे बनेगा, जो तुम्हारा I5 बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा पे। अरे कोई दिक्कत है नहीं ना। फिर अगर तुम M1 पे बनाना चाहोगे आगे तो कुछ नहीं करना है, देखो अल्फा है यहाँ पे 2 अल्फा है, कितना अल्फा
3 अल्फा प्लस यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे बीटा है, प्लस में कितना बीटा 2 बीटा। और ये क्रम तुम्हारा लगातार चलते रहेगा क्योंकि तुम्हारा एंगल फिक्स नहीं ना है, और ये जाना कहाँ तक है, तो इसमें तो अल्फा बीटा है, कोई लिमिटेशन पता नहीं चलेगा। इसमें बस 2 बात याद रखना, ये 3 बात याद रखना। पूछेगा कि अल्फा क्या है, तो बोलोगे क्या कि अल्फा तुम्हारा है एंगल बिटवीन मिरर, किसके बीच का एंगल है, मिरर एंड ऑब्जेक्ट। ये वाला पॉइंट याद मतलब इंपॉर्टेंट है, ये वाला मतलब अल्फा बीटा गामा सब लिख दो गया, पता नहीं अल्फा क्या है बीटा क्या है, तो इसको समझना पड़ेगा ना। अल्फा क्या है तुम्हारा एंगल बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट। दूसरा समझो बीटा क्या है, तो बीटा है तुम्हारा एंगल बिटवीन क्या मिरर 2 है ना ये, और ये तुम्हारा मिरर 1 दिख रहा है ना यहाँ पे, नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, M1 चलो कोई दिक्कत ना, ये M2 दिख रहा है ना। चलो ये तुम्हारा मिरर M1 के साथ, ठीक है। पूछेगा कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा है तुम्हारा एंगल बिटवीन मिरर्स, बोथ मिरर, ठीक है ना। जो तुम्हारा दोनों मिरर है ना उसके बीच का एंगल है कौन, अल्फा प्लस बीटा। और हम लोग को क्वेश्चन सोल्व करने का यही दौर होगा, ठीक है ना, तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है ना, और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्लियर है ना। अब देखो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लियो, समझ गए हो, देखो कुछ नहीं समझना है। M1 का ये अल्फा क्या है, M1 के साथ एंगल ऑब्जेक्ट का, बीटा क्या है M2 के साथ ऑब्जेक्ट का, ये तुम्हारा क्या होता है दोनों के बीच का एंगल, कुछ नहीं करना, बस ऐसे तिरछा तिरछी जोड़ते चलो, अल्फा अल्फा बीटा 2 अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे जोड़ेंगे लिखेंगे, यहाँ जोड़ेंगे लिखेंगे यहाँ। क्लियर है ना। इसका देखो ये इसका एरो से समझ जाना, ये एरो ऐसे दिए, ये एरो ऐसे दिए, ये एरो ऐसे दिए, ये एरो ऐसे, मतलब अगर ऐसे जोड़ोगे तो यहाँ लिखोगे, ऐसे जोड़ोगे तो यहाँ लिखोगे। क्लियर है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, किस पे, क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। और इसमें देखो अभी तक ये वाला जो डायग्राम बताया उसमें बस 2 ही स्टेप यूज हुआ है, अभी तीसरा और चौथा स्टेप सीखना हम लोग को क्या है, बाकी है, ठीक है ना। तो चौथा स्टेप हम लोग सीखते हैं, इसको आगे बढ़ाए ना। चलो हटाते हैं, इसको हटाते हैं पहले। ये अगर सीख गया ना मतलब किसी भी एंगल का दिक्कत होगा, फॉर्मूला में तो कहीं कहीं फंस जाओगे, फ्रैक्शन में आ जाएगा तो उसका भी सॉल्यूशन बताएंगे कि फ्रैक्शन में आने पे क्या करेंगे फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है ना। तो वेट करो थोड़ा, हम फॉर्मूला जब तुमको पढ़ा देंगे ना तो ये सब का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे तो मतलब ये ब्रह्मास्त्र है, जब भी फंसो ये चला दो, ठीक है ना। लेकिन फॉर्मूला भी हम बताएंगे, उसमें भी कभी नहीं फंसोगे, ठीक है, आगे बढ़ोगे, ठीक है। ये वाला पूरा डायग्राम क्लियर है। अब हम लोग क्या चलते हैं ना कि इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, नॉर्मल वाला ही ले क्या, नॉर्मल वाला ही ले लेते हैं सबसे पहला केस। ये तुम्हारा मिरर 1 और ये तुम्हारा मिरर 2, इसके बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, और यहाँ पे कहीं पे हम ऑब्जेक्ट रख दिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड हाउ मेनी इमेज, यानी कितना इमेज बनेगा ना ये बताना है, ठीक है ना। तब कुछ नहीं करो, कुछ देर के लिए मान लो ये सिमेट्रिकली रखा हुआ है। सिमेट्रिकली का मतलब ये होता है कि जितना एंगल ही उतना ही एंगल ही, तो ये तुम्हारा अगर 45 डिग्री तो ये भी कितना हो जाएगा तुम्हारा 45 डिग्री, अरे सिमेट्रिकली रखेंगे तो ये 45, तो ये भी कितना 45। क्लियर है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसको हम क्या करेंगे, वैसे ही करो। यहाँ पे मान लो M1 है और ये क्या है तुम्हारा M2 है, किसी को भी M1 M2 मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये यहाँ पे हम क्या लिखे M1 लिखे और यहाँ पे क्या लिखे M2। जब सर्कुलर मेथड से जाओगे कंफ्यूज कर जाओगे, 1-2 इमेज बनाने के बाद, ये वाला कभी नहीं फंसोगे। तो M1 के बाद क्या यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, अल्फा लिखते हैं ना। अल्फा क्या होता है, ऑब्जेक्ट और मिरर 1 के बीच का एंगल। तो ऑब्जेक्ट और मिरर 1 के बीच का एंगल देखो तो यही वाला है ना, और ये वाला कितना 45 डिग्री। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम 45 डिग्री। अरे कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे समझो, यहाँ भी कितना
45 डिग्री, क्लियर नहीं, 45 तो ये भी 45, ठीक है। अब इसको लगाओ ये वाला मेथड, ये वाला एंगल कितना 90 डिग्री, तो बताओ तो इसमें जोड़ोगे कितना 135 होगा ना, 90 में 1 इसको जोड़ोगे तो 135, ये भी कितना 135 डिग्री, क्लियर है ना। इसको आगे बढ़ाओ, ठीक है। यहाँ पे फिर से कितना लिखोगे 90 डिग्री लिखोगे, कितना लिखोगे 90 डिग्री, जोड़ के लिखो इसको, 135 में 90 जोड़ो कितना हो जाएगा 190 और 30 कितना 200 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 अगर ले लेंगे तो 70 ऐड कर देंगे तो फिर 25 बच जाएगा, 190 फिर कितना हो जाएगा 225, देखो तो कितना होशियार लड़का, और ये भी कितना आ जाएगा तुम्हारा 225, क्लियर है ना। अब देखो थर्ड पॉइंट का यहाँ पे यूज हो गया। थर्ड पॉइंट क्या बोला था कि एंगल कभी भी तुम्हारा 225 से ज़्यादा मतलब 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो बताओ इसको हम इमेज के रूप में काउंट करेंगे, नहीं करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे और इसको भी नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन उठता है कि सर तब तो 4 इमेज बन गया, एक इमेज यहाँ, दूसरा इमेज यहाँ, तीसरा इमेज यहाँ और चौथा इमेज यहाँ। देखो अभी तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, हम बताए थे ना कि स्टेप 4 भी तुम लोग को समझाएंगे। स्टेप 4 देखो क्या बोलता है, स्टेप 4 बोलता है कि इफ सम ऑफ एंगल इज 360 डिग्री। अब ये किस सम का बात कर रहा है वो तुम लोग को नहीं पता है, अभी हम बताएंगे क्या होता है, ठीक है ना। बस इतना समझो कि बोला क्या कि सम ऑफ एंगल इज 360 डिग्री देन इमेज विल बी ओवरलैप। मतलब क्या कि अगर सम 360 डिग्री हो गया तो इमेज क्या हो जाएगा तुम्हारा ओवरलैप कर जाता है, क्या करता है ओवरलैप करता है। तो समझना बात को, यहाँ पे सम करके देखो, सम जिस सम का हम बात कर रहे हैं ना वो सम यहाँ का सम होता है, ये और ये का सम, ठीक है ना। तो बताओ 135 और 135 270 और 270 में अगर 90 को ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 270 में 90 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 360 डिग्री। और हम बोले हैं कि अगर तुम्हारा एंगल 360 डिग्री आ गया तो यहाँ पे क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, अरे बोलो ओवरलैपिंग ऑब्टेंड, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे क्या आ गया ओवरलैपिंग आ जाता है, और ओवरलैपिंग के केस में बोला गया है कि ओवरलैप टू ईच अदर एंड दिस सिचुएशन ओनली वन इमेज विल बी काउंट। तो मतलब कि जब देखो समझो बात को, जब यहाँ पे एक इमेज है और उसी पे एक इमेज और बन गया तो 2 के बदला एक ही काउंट करेंगे ना। अरे मेरा ही इमेज यहीं पे बन रहा है और दूसरा भी इमेज यहीं पे बन रहा है तो एक ही इमेज काउंट करोगे। तो वही काम हुआ कि यहाँ पे क्या बन गया तुम्हारा ओवरलैपिंग हो गया, और जैसे ही तुम्हारा ओवरलैपिंग हो गया, ठीक है ना, तो 2 इमेज के बदला क्या करोगे एक इमेज काउंट करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना इमेज है, तुम 3 और 4 में से कोई एक ही इमेज लोगे तो यहाँ पे तुम्हारा 4 को कट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना इमेज हो जाएगा तुम्हारा 3 इमेज। अब उम्मीद करते हैं कि तुम लोग को चारों पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा, चारों पॉइंट अच्छे से क्लियर है ना। अब देखो ये कंफ्यूज मत कर लेना कि जब तुम्हारा 2 एंगल बराबर आ गया ना, समझना बात को, जब 2 एंगल तुम्हारा बराबर आ गया तब ओवरलैप करेगा, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जब तुम्हारा 2 एंगल बराबर हो तभी ओवरलैप करे, कोई जरूरी नहीं है। ये केस में ऐसा मतलब कोइंसिडेंस है कि आ गया है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन उठता है कि सर क्या सम हम बस यहीं पे निकालेंगे, तो नहीं, यहाँ भी निकाल के देखेंगे। तो देख लो यहाँ पे 90 और 45 135 मतलब 45 45 90 180 आ रहा है ना, यहाँ पे 180 आ रहा है, 45 45 90 और 90 कितना 180। तो सम हम सब जगह पे करके देखेंगे, और जहाँ पे अगर 360 डिग्री आ गया, ठीक है ना, तो वहां पे समझ जाओ कि ओवरलैपिंग हो गया, और जैसे ही ओवरलैपिंग हो जाएगा तो 2 के बदले एक इमेज काउंट करेंगे। क्लियर है ना बात, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ओवरलैपिंग वाला भी कॉन्सेप्ट तुम लोग को समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी जल्दी 3-4 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, यह तुम्हारा M1, ठीक है ना। यहाँ से स्क्रीनशॉट लो जल्दी, चल रहने दो, मत रोको वीडियो को, हटा दें इसको। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसके थ्रू ही कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये मान लो मिरर है, ये है M1 और ये है तुम्हारा M2, ठीक है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे हैं जो सिमेट्रिकली नहीं है, ये है तुम्हारा 30 डिग्री और ये है तुम्हारा 20 डिग्री, ठीक है ना। और यहाँ पे हम क्या रख दिए हैं ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म,
कितना इमेज फॉर्म होगा ना ये निकालना है हम लोग को, ठीक है ना। कितना नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होगा ये निकालना है। तो समझो बात को, कुछ नहीं करेंगे, बस वही M1 लिखेंगे यहाँ पे M2 लिखेंगे। M1 ऑब्जेक्ट के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो देखो ये ऑब्जेक्ट है और ये तुम्हारा M1 है, कितना एंगल 20 डिग्री, 20 डिग्री दिया हुआ है ना, यहाँ पे 20 डिग्री लिख दो और यहाँ पे कितना लिखोगे 30 डिग्री, 30 डिग्री यहाँ पे है ना 30 डिग्री। फिर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऐसे करो, यहाँ पे टोटल जोड़ करके तो 50 आ गया, ही कितना आ गया 50 आ गया। अब ऐड करो 50 20 70 30 80 80, फिर से ये कर दो, फिर से यहाँ पे कितना लिखोगे 50 लिखोगे, ठीक है ना। तो 80 और 50 130 ही ना रहे, और ये हो जाएगा तुम्हारा 120। क्लियर है, फिर से आगे बढ़ो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फिर से 50, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 170 और ये हो जाएगा तुम्हारा 180। अब रुक जाओ, देखो कभी भी अगर 180 और 180 क्रॉस किया उसके आगे नहीं बढ़ना है तुम लोग को, ठीक है ना। ये वाला तो काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 180 डिग्री हो गया, क्लियर है ना, दिख रहा है ना। ये तो काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 180 डिग्री हो गया। तो इमेज कितना हम लोग का फॉर्म हुआ, तो देख लो यहाँ पे पहला इमेज ये 20 डिग्री वाला, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ओवरलैपिंग नहीं चेक किए, तो कर लो चेक। U1 120 डिग्री और 130 डिग्री कितना हो गया 250 डिग्री हुआ ना, 250 डिग्री और 120 और 130 250 और 250 में ऐड करोगे, यहाँ पे 300 डिग्री आ रहा है, ठीक है ना। बताओ यहीं पे 300 डिग्री है तो ऊपर तो होने का कोई चांस है नहीं, ठीक है ना। चेक करना नीचे में ही आके, क्यों, क्योंकि 300 प्लस जाने का चांस नीचे होता है। अब यहाँ पे ही 300 है तो ऊपर तो छोटे छोटे न जुटेगा, तो ऊपर में तो होने का चांस नहीं है। तो पूछेगा कितना इमेज फॉर्म होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 इमेज। कितना इमेज 7 इमेज। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, क्लियर है ना बात। दूसरा इसको हटा दो, मतलब जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, हटाते हैं इसको हम, ठीक है। चलो फिर देख लो तुम्हारा, फिर से इमेज बनाते हैं हम। इस बार है तुम्हारा 30 डिग्री और 40 डिग्री। ये तुम्हारा मिरर 1 और ये तुम्हारा मिरर नंबर 2, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, फिर से वही काम क्या करेंगे हम लोग, M1 M2 लिखेंगे, ये M1 और ये तुम्हारा M2, ठीक है ना। वही काम करो। M1 कितना एंगल पे है देखो लो, तो M1 ये है ना, और ये ऑब्जेक्ट से कितना एंगल 30 डिग्री पे, तो यहाँ पे 30 डिग्री लिखो और यहाँ पे कितना लिखोगे 40 डिग्री, ठीक है ना। क्रॉस करो इसको, यहाँ पे एंगल कितना है, तो देखो 30 और 40 70 डिग्री डायरेक्ट लिखो। अल्फा प्लस बीटा होता है ना, तो दोनों को जोड़ दिए 70 डिग्री। अब जोड़ना शुरू करो, तो 70 और 40 110 डिग्री, ये 100 डिग्री, ठीक है ना, क्लियर। फिर से आगे बढ़ जाओ, ये हो गया तुम्हारा 70 डिग्री, 110 में 70 ऐड करो 180 डिग्री, ये हो गया तुम्हारा 170 डिग्री, ठीक है ना। जैसे ही 100 डिग्री आया तो ये तो नहीं होगा, ठीक है ना, और इसके आगे फिर जाना भी नहीं है। ओवरलैपिंग चेक कर लेते हैं, ओवरलैपिंग चेक करें तो देख लो, ओवरलैपिंग चेक करो यहाँ पे 100 और 100 210 और ये नहीं पुर रहा, ओवरलैपिंग नहीं हो रहा, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे नो ओवरलैपिंग। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नो ओवरलैपिंग। और जब ओवरलैपिंग नहीं हो रहा तो कितना इमेज, एक इमेज यहाँ, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये, कितना इमेज बन गया 5 इमेज फॉर्म, 5 इमेज फॉर्म। क्लियर है, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट लो, जल्दी आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क के रूप में हम देते हैं, ये क्वेश्चन लिखो और तुम लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे कितना होगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा 20 डिग्री और ये है तुम्हारा 40 डिग्री, ठीक है। और इसका आंसर कितना देना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, ये है तुम्हारा M1 और ये है तुम्हारा M2। क्वेश्चन है तुम्हारा हाउ मेनी नंबर ऑफ
इमेजेस फॉर्म्ड। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा होमवर्क रहा, इसका आंसर कहाँ पे देना है? कमेंट बॉक्स में। कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन कौन सही ढंग से नोट्स बना रहा है और मतलब हर एक लेक्चर को अटेंड कर रहा है। इसका आंसर कहाँ पे देना है? कमेंट बॉक्स में। क्लियर है ना? कितना इसका आंसर होगा टाइप करके वहाँ पे लिखना है। क्लियर है ना? चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आ गया होगा सर्कुलर कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आते हैं फॉर्मूला पे। ठीक है ना, हम लोग का तीसरा जो कॉन्सेप्ट होगा ना वो होगा हम लोग का वाई यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे? वाई यूजिंग फॉर्मूला समझेंगे सब चीज को। ठीक है ना, तीसरा जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है बाई यूजिंग फॉर्मूला। क्लियर है ना? समझना, अच्छे समझना। फॉर्मूला से भी तुम सारा क्वेश्चन कर सकते हो इसका। ठीक है ना, समझना। ये अप्लाई कब करेंगे? तो इसका कंडीशन है व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर पैरेलल, पैरेलल नहीं इंक्लाइन। इफ कर देते हैं आप, इफ टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा। मान लो दो तुम्हारा जो प्लेन मिरर है ना वो कितना एंगल पे इंक्लाइन है? थीटा एंगल पे, यानी कुछ इस ढंग का फिगर होगा तुम्हारा। ये तुम्हारा प्लेन मिरर 1, ये तुम्हारा प्लेन मिरर 2, कितना एंगल पे है? ये थीटा एंगल पे। क्लियर है ना? तो क्वेश्चन ये उठता है कि जब ये दोनों के बीच में हम लोग क्या रखेंगे? कोई ऑब्जेक्ट को रख दिए तो कितना नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड होगा। ठीक है ना, तो उसको निकालने के लिए देखना, समझना सबसे पहले बात को। ठीक है ना, ये जो तुम्हारा थीटा दिया हुआ रहेगा ना तो इसका भी स्टेप है। चलो स्टेप ही लिखा देते हैं। सबसे पहला इफ सबसे पहला काम क्या करना है ना तुम लोग को कि फाइंड निकालो ना ऐसे, फाइंड 360 बाई थीटा। सबसे पहला काम क्या करना है? 360 बाई थीटा निकालना है। यदि ये 360 बाई थीटा का वैल्यू इवन आया, ठीक है ना, अगर ये 360 बाई थीटा का वैल्यू, ये जो तुम्हारा सबसे पहले क्या करना, कोई भी तुम्हारा देगा इस टाइप का क्वेश्चन ना तो इसके बीच का एंगल देखना और उसको 360 से क्या कर देना है? डिवाइड करना। 360 में उस एंगल से क्या करना है? डिवाइड करना। तुम्हारा दो कंडीशन बनेगा, एक में इवन आ जाएगा, जब डिवाइड करोगे तो चाहे तो इवन आएगा या फिर क्या आएगा तुम्हारा? ऑड आएगा, या फिर तीसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि फ्रैक्शन आ सकता है। अरे बोलो, चाहे तो इसको डिवाइड करोगे तो चाहे तो इवन आएगा या फिर ऑड आएगा या फिर क्या आएगा तुम्हारा? फ्रैक्शन आएगा। एक बात और यहां से याद रखो, जो हम n बोलेंगे ना कभी, ये तुम्हारा इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ इमेज को, नंबर ऑफ इमेजेज। समझे? n किसको डिनोट करेगा? नंबर ऑफ इमेज को। ठीक है ना, तो जब तुम्हारा 360 बाई थीटा का वैल्यू अगर n आया, क्या आया? अगर n आया तो जो तुम्हारा नंबर ऑफ इमेज है, तो नंबर ऑफ इमेज को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? n से। इसका वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 360 बाई थीटा का जो भी वैल्यू आया, तो इसको हम लिख देते हैं 360 बाई थीटा। ठीक है ना, तो जब तुम्हारा इवन आएगा ना तो उसमें से -1 कर देना। क्या करना है? -1 कर देना। ठीक है ना, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझे? बहुत आसान है कि नहीं? जो भी तुम्हारा एंगल है उसको से 360 में डिवाइड करो। अगर तुम्हारा इवन आ गया तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा तुम्हारा? 360 बाई थीटा -1। क्यों ये -1 क्यों? इसके पीछे रीजन ये है ना कि जब भी तुम्हारा इवन एंगल होगा ना तो वहां पे ओवरलैपिंग कर जाता है। यहाँ पे जब भी तुम्हारा इवन आएगा ना, यानी वैसा एंगल जिसको डिवाइड करने पे इवन आ जाएगा, तो वहां पे एक बार ओवरलैपिंग हो जाता है। और ये बात को तुम लोग मतलब खुद से
करना प्रैक्टिस, मतलब खुद से करके देखना। यहाँ पे तुम्हारा ऐसा एंगल लेना है जिसको इससे डिवाइड करने पे क्या आ जाए, इवन आ जाए। जैसे एक केस लिए थे ना 60 डिग्री, जैसे आप 90 डिग्री वाला केस ले लो, जब 90 में इससे डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, और 4 वाला केस में ओवरलैपिंग हो रहा था ना, हो रहा था। तो इसका मतलब कि कभी भी अगर इसको डिवाइड करने पे इवन आ गया तो वहाँ पे एक ओवरलैपिंग आएगा, और उसी ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, तुम्हारा एक इमेज कम जाता है। तो यहाँ पे तुम्हारा नंबर ऑफ इमेज कितना, 360/θ - 1। क्वेश्चन आता है कि ऑड रहेगा तब क्या होगा, तो देखना समझना बात को। जब तुम्हारा ऑड रहेगा ना तो इसमें तुम्हारा 2 केस बनता है। इसमें देखो ये जो तुम्हारा बनेगा इवन वाला केस में, ये वैलिड दोनों के लिए है, वैलिड फॉर सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल या फिर एसिमेट्रिकल बोथ, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब सिमेट्रिकल रहे अनसिमेट्रिकल रहे, मतलब सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है ना कि जैसे ये तुम्हारा बाइसेक्टर है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहाँ पे होगा, ये बाइसेक्टर पे, ठीक है ना। सिमेट्रिकल बोलने का मतलब कि ये एंगल को बाइसेक्ट करने वाला लाइन पे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिमेट्रिकल। और इस लाइन के को छोड़ करके अगर यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, जैसे ये वाला पॉइंट को, ये पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट यहाँ पे हम बी रखें ऑब्जेक्ट को, ये बी है, ठीक है ना, और एक पॉइंट यहाँ पे सी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे ना कि जो तुम्हारा ए पॉइंट है ना ये सिमेट्रिकल है, क्या है, सिमेट्रिकल है। और जो तुम्हारा बी और सी है ना ये तुम्हारा ए सिमेट्रिकल है। अरे बोलो, ठीक है ना, क्लियर है बात, ठीक है ना। तो देखो जब तुम्हारा इवन आ जाए ना तो सिमेट्रिकल रहे नॉन सिमेट्रिकल रहे, तुम्हारा नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, ये किसको डिनोट कर रहा है, तो ये डिनोट कर रहा है तुम्हारा किसको, नंबर ऑफ इमेज को। कौन, ये वाला एन, नीचे लिखे भी है कि एन किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ इमेज। तो जब तुम्हारा इवन रहे तो सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल सबके लिए ये ऑड। लेकिन जब तुम्हारा ऑड रहे ना तो इसमें केस बन जाता है तुम्हारा, एक होता है तुम्हारा सिमेट्रिकल और दूसरा होता है तुम्हारा एसिमेट्रिकल, ठीक है ना। जब तुम्हारा सिमेट्रिकल रहे और एसिमेट्रिकल है, तो जब तुम्हारा सिमेट्रिकल रहेगा ना और इसका नंबर ऑफ इमेज क्या रहेगा, और तो यहाँ से तुम्हारा एन का वैल्यू आ जाएगा 360/θ - 1, यानी इवन के जैसा। किसके जैसा, इवन के जैसा। क्लियर है ना, ये किसके जैसा आ जाएगा तुम्हारा, इवन के जैसा आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कहाँ पे आता है, ये दिख रहा है ना रे, ये दिख रहा है ना, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, जब तुम्हारा एसिमेट्रिकल रहेगा, तो वहाँ पे जो तुम्हारा एन का वैल्यू आता है ना वो जाता है तुम्हारा 360/θ। क्लियर है ना। जब तुम्हारा एन एसिमेट्रिकल आता है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा 360/θ। सिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है कि ये तुम्हारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता है। क्या होता है तुम्हारा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि नॉट एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अरे क्लियर है, इसका मतलब क्या है कि एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उधर जगह नहीं है, आवाज सुन करके लिख लेना। ये तुम्हारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रहेगा, ये तुम्हारा नॉट एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू 360/θ, ठीक है ना। अब कोई चीज को करोगे तो चाहे तो इवन है या ऑड आएगा, तो ऑड में तुम्हारा 2 कंडीशन हो गया। अगर सिमेट्रिकल है मतलब बोल दिया क्वेश्चन में कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तब ये, और नहीं तो ये। क्वेश्चन उठता है कि सर नहीं बोलेगा तब, तो जब नहीं बोलेगा ना तो तुमको सिमेट्रिकल लेना है। क्लियर है ना, जब नहीं बोलेगा तो क्या लोगे, सिमेट्रिकल लोगे, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो कहीं कहीं बताया जाता है, मतलब नहीं बताया जाता, जब फ्रैक्शन आ जाएगा तब क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो एक थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको स्क्रीनशॉट लो ना जल्दी। क्लियर है, ले लिया स्क्रीनशॉट, हटाते हैं इसको, ठीक है। यहां से हटा रहे हैं। जब तुम्हारा, समझना बात को, जब तुम्हारा 360 को जब तुम थीटा से डिवाइड किया और इसका वैल्यू आ गया फ्रैक्शन, क्या आ गया, फ्रैक्शन, तब तुम्हारा क्वेश्चन उठता है कि सर नंबर ऑफ इमेज बताइए। तो उस केस में तुम्हारा नंबर ऑफ इमेज होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 360/θ। क्लियर है ना, कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 360/θ। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। तो देखो बहुत सिंपल ढंग से समझना, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है ना,
जैसे ये सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, इसका मतलब ये होता है कि चाहे तो इसका वैल्यू जो नंबर तुम दोगे उसके इक्वल होगा या फिर उससे छोटा होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर में 4 दिए तो वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा 4। बोलेगा कि सर फ्रैक्शन तो दिए नहीं, चलो फ्रैक्शन लिखते हैं, 4.2 लिखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का खास बात यह है ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो वैल्यू देता है ना निकल करके, वो चाहे तो इसके बराबर रहेगा या फिर इससे क्या रहेगा छोटा रहेगा। तो जब तुम्हारा यहाँ पे कंप्लीट इंटीजर रहेगा, क्या रहेगा, देख रहे हो नाम है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या कि बस इंटीजर ही निकलेगा उससे। तो जब यहाँ पे 4 रहेगा तो 4 निकलेगा, लेकिन जब 4.2 रहेगा ना तो ये भी 4 देगा। जब तुम्हारा यहाँ पे 5.2 आ गया मान लो फ्रैक्शन, तब पर भी क्या रहेगा तुम्हारा यहाँ पे 5 ही देगा। क्लियर है ना। जब यहाँ पे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर दे दिया तुम्हारा 6.3, तो इसका आंसर कितना आएगा तुम्हारा 6 आएगा। मतलब कि इधर पॉइंट के बाद जो होगा उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो जैसे याद करो, जैसे 50 वाला एक केस में हम करवाए थे ना, उसमें आंसर कितना आया था याद है, ये वाला 30 और 20। एक एग्जाम्पल देके समझते हैं, हटाए ना इसको, चलो क्लियर है ना। यानी जब फ्रैक्शन आ जाए तो क्या करोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखो ये तुम्हारा क्या करता है ना कि 90% केस में तुम्हारा आंसर सही देगा। अगर मान लो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हड़बड़ी में मारना है ना तो इससे मार सकते हो, ठीक है ना। 90% केस में तुम्हारा आंसर ही सही देगा, और 10% का कोई गारंटी नहीं है। 10% का इलाज कौन है, तो लास्ट में तो एक ही चीज़ है ना, ब्रह्मास्त्र चलाओ, ठीक है ना। ऐसे मतलब 90 क्या 95% तक ही आंसर सही देता है, लगभग आंसर तुम्हारा सही आ जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन तुम फॉर्मूला के वजह से भी सोल्व कर सकते हो। क्लियर है ना। आज कितना हो गया, कितना मिनट हो गया, 1 घंटा 6 मिनट। चलो टाइम ज़्यादा हो गया, तुम लोग क्या करो ना कि बस वही काम सब्सक्राइब वगैरह करते रहो, बार बार बोलेंगे नहीं, ठीक है ना। लाइक सब्सक्राइब शेयर जितना ज़्यादा करो, ठीक है ना। हमको सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, हम बस इतना चाहते हैं ना कि जो चीज़ हम पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा लड़का के पास पहुँचे, ठीक है ना। और जब उसको अच्छा लगेगा खुद सब्सक्राइब करेगा, ठीक है ना। तो सब्सक्राइबर के पीछे नहीं, बस तुम लोग एक काम करो कि बस शेयर करो इसको, ठीक है ना। शेयर करो और जो क्वालिटी दे रहे हैं बस इसको एक्सेप्ट करते जाओ, ठीक है ना। और बाकी सब तुम लोग के हैं, ठीक है ना, बाकी सब ठीक है। अरे रुक जाओ अभी, ठीक है ना। अभी जय हिंद जय भारत बोले हैं, जय हिंद जय भारत बोलेंगे तब ना, क्लियर है ना। तो और घर में कोरोना का स्ट्रेन खतरनाक है, घर में रहो, स्वस्थ रहो, और बाकी सब जय हिंद जय भारत।